तो ज्वाइन हो ओके रहे हैं। ओके ओके पांडे जी। तो आप सभी दर्शक मित्रों का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है रिसेंट रिफॉर्म इन द कंपनीज एक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एमएसएमई सेक्टर। और इस विषय के लिए आज हमारे पास वक्ता है श्री मनमोहन जी जुनेजा। वे रीजनल डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से है। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करके भारत सरकार में वरिष्ठ पद संभाल रहे हैं। वे भारत सरकार के बहुत से महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वे MCA 21 प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और शुरू से ही CSR कमेटी के चेयरमैन है। उन्होंने MCA का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडो जापान फोरम और शंघाई चाइना फोरम में किया है। उन्होंने देश विदेश में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने देश की काफी रिफॉर्म पॉलिसी पे भी काम किया है। ऐसे अनुभवी श्री मनमोहन जी का आज हम लाभ लेंगे और उनका मार्गदर्शन लेंगे। उसी के साथ आज के हमारे मॉडरेटर है श्री सौरभ शाह। वे कंपनी लॉ के एडवाइजर है। वे देश विदेश की बड़ी और MSME कंपनी को कंसल्टिंग दे रहे हैं। वे GJPC और BDB के एडवाइजर है। वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IMC के बोर्ड में भी है। वे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट है। वे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ऑन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के सलाहकार है। वे इंडो जापान एसोसिएशन के भी सलाहकार है। उन्होंने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 2018 में विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठक में भी हिस्सा लिया था। तो ऐसे अनुभवी यंग हमारे मॉडरेटर है। और हमारी काउंसिल की टीम पांडे जी और मृणाली वो चाहते हैं कि MSME को हम ज्यादा से ज्यादा सक्षम करें और देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लाए। उसका हमेशा लगातार प्रयास हमारे व्यापारी समुदाय को लाभान्वित कर रहा है। तो आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मैं सौरभ जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। सौरभ जी प्लीज। धन्यवाद मनीष भाई। नमस्ते, गुड इवनिंग to our key speaker for the evening, Shri Juneja ji, Regional Director, Western Region, and to all the esteemed participants जो काफ़ी बड़ी नंबर्स में आज ये वेबिनार का लाभ लेने के लिए ज्वाइन हुए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में आज काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉन्सुलेट ऑफिस और एम्बेसी ऑफिसेस जो फॉरेन कंट्रीज की इंडिया में है वो भी शामिल हुए हैं। Friends, as we all know, the challenges posed by COVID-19 pandemic to Indian economy and MSME sector in particular, ये challenges हमने काफ़ी लोगों ने हमने सुनी है और हम इसकी जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। ये challenges को कंट्रोल करने के लिए और इसमें से एक अच्छा सॉल्यूशन एक मार्गदर्शक रूप से हमारी गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिससे इकोनॉमी को हेल्प हुए। और जो हमारी कंपनीज है, यहाँ पर जो कंपनीज रजिस्टर होती है, LLPs रजिस्टर होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सुपरविजन में, कंपनीज एक्ट के अंदर, उनका एक फोकस मिनिस्ट्री ने काफ़ी अच्छी तरह से ये चैलेंज पीरियड में एक मार्गदर्शन दिया है। ये इस तरह का मार्गदर्शन है कि जो काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स कंपनीज एक्ट 2013 के तौर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किए हैं, जिससे ये जो समय है उसमें MSME को पर्टिकुलरली कंप्लायंस और फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा ना लगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये दिशा में जो काम किया है वो काफ़ी प्रशंसाजनक है। और आज हमारे साथ श्री जुनेजा जी जो मौजूद है, मैं बताना चाहूँगा कि इन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन कंपनीज एक्ट से जानते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारे देश में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और लास्ट कुछ सालों में हमने बहुत प्रगति की है। आज इंडिया का, भारत का रैंकिंग 63 नंबर पे है। ये करने में जुनेजा जी का काफ़ी महत्व का योगदान रहा है
वर्ल्ड बैंक ने भी जुनेजा जी के ये एफर्ट्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। ये मैं पर्सनली ये जानता हूँ और ये मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि ये डिस्कशन, ये इंटरेक्शन जो कंपनीज एक्ट रिफॉर्म्स के बारे में मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ वहाँ से लेके आज की तारीख तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो भी रिलैक्सेशन और नोटिफिकेशंस के तौर पे जिस रिफॉर्म्स को लाए हैं, इसकी जानकारी जुनेजा जी हमें सबको देंगे और इससे हमारे को सबको एक प्रोत्साहन मिलेगा और पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर को कि देयर इज अ वे फॉरवर्ड। विद दिस आई विल बी इनवाइटिंग श्री मनमोहन जुनेजा जी टू एड्रेस अस। मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूँगा कि जुनेजा जी के प्रेजेंटेशन के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट से भी लेना चाहेंगे, तो वो आप अपने चैट बॉक्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर पोस्ट कर सकते हैं और हम जुनेजा जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके प्रेजेंटेशन के बाद वो ये क्वेश्चंस का जवाब देने की अपने को मदद करें। विद दिस आई वुड लाइक टू very cordially invite and welcome Shri Manmohan Juneja ji. Sir, over to you for your presentation. Thank you. नमस्कार, सौरभ जी, मनीष जी, सभी लोग जिन्होंने जो आज इस वेबिनार को ज्वाइन किए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी to share my views with all of you. Whatever little I know, whatever little experience I have on the subject, I would like to share with all of you. Presentation अगर आप दिखा दें साथ साथ में स्क्रीन पे तो अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन अभी दिखाई नहीं दे रही सौरभ जी। नोट करते हैं सर जी। जी, तो जैसे आज का सब्जेक्ट जो है कि क्या व्हाट आर द रिसेंट रिफॉर्म्स, ऐसे क्या हुए हैं जो कंपनीज एक्ट में और एलएलपी एक्ट में हमने किए हैं, सरकार ने किए हैं, जिससे मीडियम और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे और मझोले बिजनेसमैन को उनका लाभ मिल सके। सेकंड स्लाइड प्लीज। ये पूरे का पूरा वो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंटेशन का, जिसमें हम आज बातचीत करेंगे कि किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये बात कर रहे हैं। व्हाट आर द टाइम्स वी आर पासिंग थ्रू। कंपनीज एक्ट में और एलएलपी एक्ट में हमने ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स, कौन कौन सी चेंजेस करी हैं जो आज के चैलेंजेस को मीट करने के लिए बनाई गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले क्या था उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और रिसेंटली क्या हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वी आर एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आल्सो। तो हमने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, जिसमें कंपनियां दिवालिया होती हैं और उसके ऊपर उनको कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उन कंपनीज को बचा सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं करी थी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि इस वेबिनार से हमारे क्या क्या टेक अवेज हैं और आपकी सुजेशन भी ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेरी गुड सर। हम सब जानते हैं कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। ये कोविड-19 ने जो चैलेंजेस हमारे सामने रखे हैं, पूरी दुनिया आज उससे जूझ रही है और भारत भी उससे अनोखा नहीं है, हम उससे अलग नहीं है। जिस तरह से इसने हमारे सामने एक चैलेंज रखा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो चैलेंज होता है उसमें हम अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं। एक तरफ हमें इससे लड़ना है, अपने सिटीजन्स को बचाना है
सेहत का ख्याल रखना है, जान को बचाना है, लेकिन इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये इस तरह का रोग है, ये इस तरह का चैलेंज है कि सबको घर बैठना पड़ रहा है। बिजनेस बंद है, व्यापार बंद है, छोटे से लेकर बड़े बिजनेस सब काम नहीं कर रहे हैं। टेम्परेरी एक पॉज आ गया है, हम रुक गए हैं, तो ऑफ कोर्स उसका एक असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ना जरूरी था और हुआ है। अब उस चैलेंज को हम कैसे मीट करें, जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो उसके असर हमारी इकोनॉमी पे हुए हैं, जो मुश्किल हमारे सामने आई है, हम उसको कैसे मीट करें, उसके लिए जो इतना बड़ा पैकेज दिया गया है और जो सुझाव और जो नए परिवर्तन किए गए हैं हमारे इलाज में, वो सब के ऊपर आज हम चर्चा करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ओवरऑल हमारी जो प्रेजेंटेशन है, इसके कई कि हमने कुछ चीजें तो ऐसी हैं, जब हम कंपनीज एक्ट की LLP की बात करते हैं, तो बेसिकली जब बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में रहना पड़ता है और उसकी कंप्लायंसेस होती हैं। कुछ काम करने के टाइम लिमिट्स होते हैं, बिजनेस बनने से लेकर अंत तक। उस टाइम लिमिट को आप जब नहीं मीट करते, तो उसके लिए फिर उसकी पेनल्टीज होती हैं। देयर आर पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट। व्हेन देयर इज अ फेलियर, व्हेन देयर इज अ डिले, देयर आर एडिशनल हायर फीस, देयर आर पेनल्टीज। तो हमने एक उसको इस खाने में रखा है कि हाउ वी कैन रिलैक्स इट, क्योंकि जिस समय से हम गुजर रहे हैं, ऑफ कोर्स समय पर काम नहीं हो सकते, देरियां होंगी, गलतियां भी होंगी, तो उसके लिए हमने रिलैक्स करा। हमारे पास ऐसी बहुत सी डिमांड्स आई कि कुछ कानून हैं, उनको बदलना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बदलेंगे नहीं, रिलैक्सेशन वो होती है जो सरकार के हाथ में होती है, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो उसके लिए कानून को बदलना पड़ता है, रूल्स को बदलना पड़ता है। तो हमने कुछ चीजें अमेंडमेंट की लिस्ट में रखी हैं कि जिसके लिए हमने कानून को बदलने की हद तक भी हम चले गए। वेरी गुड। फिर हमने कुछ ऐसे हैं नो पेनल्टीज, हमने कहा जी कोई पेनल्टी लगेगी ही नहीं, हम आपको लगाएंगे नहीं पेनल्टी, सिर्फ बेसिक फी दीजिए और आगे की एडिशनल फी खत्म हो जाएंगी। तो वो उसकी भी लिस्ट है हमारे पास। और फिर हमने मॉरेटोरियम दिए हैं कि जैसे इंटरेस्ट आपको कुछ समय तक नहीं लगेगा, आपको अपनी किस्त नहीं देनी पड़ेगी, आपको ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, तो वो उस लिस्ट में आ जाते हैं। और फिर आ जाती है एक्सटेंशन की समय सीमा को बढ़ा देना, कि समय सीमा किसी की मार्च थी, हमने कहा नहीं इसको जून कर देते हैं, जुलाई कर देते हैं, तो बिना किसी फाइन के, बिना किसी जुर्माने के, तो हमने कुछ काम इस तरह से किए। तो ये ओवरऑल ये सारा उसका लबोलबाब है, जिसमें हमने ये सारे जो बिजनेसेस हैं, जो खास तौर से जो मझोले बिजनेस हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जो बड़े बिजनेस होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास काम करने वालों के बड़े लोग हैं, वो प्रमोटर खुद काम कर रहा है, उसके परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कंपनीज है, ब्रदर्स की कंपनीज है, फैमिली ड्रिवन कंपनीज है, उनके पास इतने बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टम, इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं होते, इसलिए हमारा फोकस ज्यादातर ऐसे सेक्टर पे रहता है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि काम करने को आसान कैसे बनाया जाए। अगर कोई बिजनेसमैन हमेशा इंस्पेक्टर्स के सामने ही जूझता रहे, या बड़े बड़े फॉर्म भरता रहे, या उसको लाइसेंस लेने के लिए महीनों कतार में खड़ा होना पड़े, या उसको एक सर्टिफिकेट का इंतजार करने के लिए एक महीना लगाना पड़े, तो उसको सर्टनली हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कह सकते। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जब इसमें हमारा जो रोल आता है, 3 तरह से आता है। एक कि कंपनी बिजनेस शुरू कैसे किया जाए,
बिजनेस शुरू करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स ना आए। बिजनेस शुरू करने का मतलब आप आसानी से कंपनी बना सकें, आपको कंपनी का सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाए, आपको एक ही फॉर्म से जो दूसरे डिपार्टमेंट की परमिशंस हैं, जैसे इनकम टैक्स पैन नंबर है, जैसे लेबर का नंबर है, जैसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ फॉर्म ना भरना पड़े। तो हमने कंपनीज एक्ट में जब 2013 का एक्ट आया था, तो मैं ये कहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा खास ध्यान रहा छोटे और मझोले बिजनेसेस के लिए। इसीलिए हमने कंपनीज एक्ट में एक स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट रखा कि जिस स्मॉल कंपनी वो जिसकी 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है और जिसका 50 लाख रुपए का कैपिटल है, और सरकार इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है। ये सरकार के पास पावर है, उसके लिए हमको एक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया और उसमें हमने स्मॉल कंपनीज के लिए बहुत ही थोड़ी कंप्लायंसेस रखी हैं, उनको बहुत थोड़े फॉर्म भरने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां छोटी हैं, हस्बैंड वाइफ, जैसे मैंने अभी कहा, फैमिली कंपनी है, 2 भाइयों की कंपनीज हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने कंपनीज एक्ट के बहुत से जो नियम कानून कायदे हैं फॉर्म भरने वाले, उन सब से उनको रिलैक्स कर दिया। ऐसा हमने 5 जून 2015 को किया था, 2014 का कानून आने के बाद। तो वर्ल्ड बैंक की जब हम ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं तो उसकी एक असेसमेंट होती है। तो 2014 ऑनवर्ड 5 साल से मैं उस टीम का मेंबर हूं जो वर्ल्ड बैंक की टीम असेस करने आती है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो हर तरह के मंत्रालय हर तरह जाती है। इंडिया के बहुत सी चीजें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के में आती हैं और बहुत कुछ चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंसॉल्वेंसी कोड जिसको हम डील करते हैं, ऐसे बहुत से कानून, इनकम टैक्स वगैरह, ये सारे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। तो अलग अलग मंत्रालय के पास जाके वो वर्ल्ड बैंक की टीम और जो नीचे स्तर पे बिजनेसमैन से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वकीलों से, सबसे दे टेक देयर फीडबैक, उसके लिए फॉर्म भराए जाते हैं, उसका फीडबैक लिया जाता है। इस तरह से वो हर देश का को एक रैंकिंग देते हैं। तो हमारी रैंकिंग 2014 में 142 थी, जो बड़ी निचले स्तर की मानी जाती है। अगर हम बात करें तो सिंगापुर आज भी, तब भी नंबर 1 पे था, आज भी नंबर 1 पे है। लेकिन हमने क्योंकि लेकिन भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है सिंगापुर के मुकाबले, हमारे अपना एक फेडरल सिस्टम है, तो फिर भी पिछले 5 साल में हम 142 से उभरते उभरते सरकार की डायनेमिक नीति, दुनिया सरकार को मार्गदर्शन मिला, उसके कारण अब हम 63 नंबर पे आ गए। ग्रेट। तो ये एक इतना बड़ा जंप हमको मिला है जिसमें हमारे मंत्रालय का बहुत योगदान रहा है, जिसमें स्टार्टिंग बिजनेस पे हमारा योगदान रहा है। इंसॉल्वेंसी, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, एक कंपनी में जो माइनॉरिटी होती है, जो थोड़े, यूं समझ लीजिएगा किसी के पास 75% है तो 25% वाला माइनॉरिटी, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, तो जो आईबीसी का कोड हमारा लाया गया और जो एनसीएलटी के थ्रू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो रहे हैं, पिछले साल में सीधा सीधा हमको 56 पॉइंट का जंप सिर्फ इंसॉल्वेंसी में मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी अचीवमेंट है, लेकिन ये अंत नहीं है, दिस इज नॉट ऑल। अभी हमें बहुत आगे जाना है और हमारा सपना है कि एक दिन भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 रैंक पे होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। और वो योगदान सभी लोग जब योगदान देंगे, निचले स्तर पर जब हम अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, लाइक वी आर इंटरेक्टिंग टुडे, वी नीड टू इंटरेक्ट इन ए ग्रेटर वे with our grassroots workers, with our entrepreneurs. Ultimately, you people are the growth engines of the economy of the country. You people provide economy to the people. You people create, you are the engines. आप जैसे एक इंजन में ऑयल होता है, इसी तरह से एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो पूरी देश की इकोनॉमी को चलाता है। सर, सरकार का तो ये तो अप्रोच हो ये गया रहा तो एमएसएमई ये अपना रोल निभाएगी तरीके से। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है। अगर हम रिसेंटली बात करें इस पेंडेमिक के दौरान, तो हमने
जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ 22 तारीख को, 24 को हमने नोटिफिकेशन निकाल के सरकार ने MCA 21 रजिस्ट्री को एसेंशियल सर्विस में डाल दिया। तो जब सारी इकोनॉमी बंद थी तो MCA 21 काम कर रहा था। हम लोगों ने घर पे बैठ के कंप्यूटर्स घर में शिफ्ट किए। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम कल्चर एज ए गवर्नमेंट, भी स्टार्टेड इट। और अगर मैं अपने रीजन की बात करूं, वेस्टर्न रीजन की, तो इस पीरियड में व्हेन वी वर ऑल ऑफिसेज वर क्लोज्ड, हमने एप्लीकेशन लोगों के घर बैठ के अप्रूव करें। ग्रेट ग्रेट। मर्जर्स और एक्विजिशन एक बहुत बड़ी बात होती है। जब लोग अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, कंपनियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो उसकी पिटीशंस फाइल होती हैं NCLT में। तो हमने एक स्पेशल बेंच लगाया इस लॉकडाउन के पीरियड में, और स्पेशल बेंच ने, ये परसों तक की फिगर है, 200 एप्लीकेशन मर्जर की हम अप्रूव कर चुके हैं हाल में। वाह, वेरी गुड। और आने वाले 15-20 दिन में उम्मीद है कि 150 के करीब और जो पड़ी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। वेरी गुड। और इसी तरह जिस तरह से बिजनेस शुरू करना एक चैलेंज होता है एक बिजनेसमैन के लिए, इसी तरह अगर भगवान ना करे किसी के ऊपर दिवालियापन या इंसॉल्वेंसी की स्टेटस आ जाता है, या वो अपनी लाइबिलिटी को मीट नहीं कर सकता, तो जो हमारा इंसॉल्वेंसी को डील करने का एक तरीका है, तो हम सोच रहे हैं, अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, डिमांड है कि हम MSME सेक्टर के लिए एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम लेके आए। इसके लिए हमको कानून बदलने की जरूरत नहीं है। दैट इज विद इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा उसको ला सकती है। उसके ऊपर कंसल्टेटिव प्रोसेस इज गोइंग ऑन। वी आर गेटिंग we are discussing with experts. Probably in the near future we'll bring out a very simpler regime for insolvency for medium and small and medium enterprises, MSME sector. ये हाईली अप्रिशिएट रहेगा सर, ये स्टेप, ये बहुत ही जरूरत इससे है। हाँ, इससे बड़ा आसान हम करना चाहते हैं। देखते हैं कितनी जल्दी होता है, क्योंकि उसके लिए सबके योगदान, सबसे सजेशन लेना बहुत जरूरी है। वो प्रोसेस चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक नया फॉर्म बनाया, टोटल 10 सर्विसेज एक फॉर्म में जोड़ दी हमने, कि आपको अलग अलग ऑफिस में ना जाना पड़े। हम 10 चीजें इकट्ठी एक ही फॉर्म से सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व है, और महाराष्ट्र पहली स्टेट है जो इसके साथ जुड़ी है। वेरी गुड। और इन नियर फ्यूचर we should be able to join more state governments, जिससे उनकी कुछ सर्विसेज भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही आपको वो सर्टिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक हमारे पास बहुत डिमांड थी लोगों की। हमारे पास टोटल पहले 18 लाख कंपनियां थी, फिर हमने बहुत सी कुछ बंद कर दी जो काम नहीं कर रही थी, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो भी वी हैड गिवन देन अपॉर्चुनिटी बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमने उनको बंद किया था। फिर हमने देखा बहुत से लोग कंपनी बना लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते या चलती नहीं है, तो वो लोगों को हैवी पेनल्टी पड़ती है। तो हमने एक नई स्कीम लेके आए हैं, जो आज इस तरह की स्कीम पहले नहीं आई थी। उसको हम कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम कहते हैं। उसमें ऐसी कंपनीज जो अपने पुराने फॉर्म नहीं फाइल कर पाई, एनुअल रिटर्न्स, बैलेंस शीट नहीं फाइल कर पाई, या और कई फॉर्म्स हैं जो नहीं फाइल कर पाई, उसका जुर्माना, उनकी पेनल्टीज उनके ऊपर बहुत हैवी पड़ रही थी, लेकिन वो रेगुलर होना चाहती हैं। तो वी हैव गिवन देम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद ए क्लीन स्लेट। दे कम टू अस एंड विद अ मिनिमम पेनल्टी, बेसिक फी के साथ वो अपने सारे पुराने फॉर्म फाइल कर सके। और उसके बदले में हम उनसे ये वादा कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हर प्रोसिक्यूशन की इम्यूनिटी दे रहे हैं। इम्यूनिटी मतलब कि वी विल नॉट फाइल एनी क्रिमिनल केस, एनी प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट देम। हम उनके ऊपर कोई केस नहीं करेंगे, आने वाले समय में भी नहीं करेंगे। इन फॉर्म्स के लिए एक आश्वासन चाहिए होता है बिजनेसमैन को नॉर्मली। there should always be a relationship of faith between the government and the citizen. कई बार सिटीजन को ये लगता है कि आज तो आप कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे,
कल को सरकार बदल जाए, ऑफिसर बदल जाए, तो आप हमको पुराने सारे कानून खोल के बैठ जाओगे और आप हमें प्रोसिक्यूट करोगे। ये बहुत आज जरूरी बात बताई सर आपने आज कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे साइन करके कि ये वाले फॉर्म आपने फाइल किए हैं और आने वाले कभी भी भविष्य में आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन या केस नहीं होगा, वो केस खोला नहीं जाए। ग्रेट। ये लिखित में हम आपको एक आश्वासन देंगे, वी आर गिविंग ए सर्टिफिकेट फॉर दैट। सिमिलरली एलएलपी खास तौर से उस छोटे और मझोले सेक्टर के लिए कहने, बेसिकली इट इज अ पार्टनरशिप कंसर्न with an additional benefit of limited liability. This we had started in the year 2009, a new act came. At that point of time, the penalty envisaged was very high, 100 rupees per day for delay. So जिस तरह से कंपनीज में होता है उसी तरह से एलएलपीज में so many people had started LLPs, लेकिन वो उसको कर नहीं पाए, जब बिजनेस चला नहीं या किसी कारणवश, क्योंकि वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्मॉल और मीडियम सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं, फैमिली वाले लोग, फैमिली मेंबर्स बिजनेस करते हैं, उनके पास कोई बड़े एम्प्लॉयज का तामझाम नहीं होता है, तो कोई भी कारण रहा हो, तो अब हमने उनकी पूरी डिमांड जो कई सालों से उनकी डिमांड थी उसको मीट करके वी हैव स्टार्टेड LLP सेटलमेंट स्कीम 2020, जिसमें सिर्फ बेसिक फी लेके स्मॉल ओनली 5,000 रुपीज लेके जो लाखों रुपए के उनके जुर्माने थे अब तक बन रहे थे, वो सारे हमने माफ कर दिए। वेरी गुड। अब उनको वो लाखों रुपए का, अब तक लाखों रुपए, कई तो ऐसे थे जिनका मतलब कई लाख में जुर्माना बन गया था, और उसी के मारे वो फॉर्म दे वर नॉट फाइलिंग द फॉर्म। तो हमने कहा आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आओ, सामने आओ, आपके डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ जाए। एक चीज यहाँ बतानी बहुत जरूरी है कि जो रजिस्ट्रार का रोल होता है किसी भी सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर लाने के लिए, रजिस्ट्री का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। When whatever documents you file, whatever balance sheets you file, all of these documents and balance sheet are open for public inspection. अगर आप ROC की फाइल पर रेगुलर होते हो तो जो आपके स्टेक होल्डर होते हैं, खास तौर से बैंक जो आपको लोन देते हैं, उनका आपके ऊपर विश्वास बनता है। वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स पे आपकी बैलेंस शीट देखते हैं और उनको लगता है कि यहाँ ये वो बैलेंस शीट है जिसको रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया है, जो सरकारी रिकॉर्ड में अवेलेबल है, और उसके आधार पे वो आपको लोन देते हैं। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट ही सरकारी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं देती है तो आपका वो फेथ खत्म हो जाता। एक तरफ आप जुर्माने की वजह से वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ आपका जो फेथ बैंक के सामने बनना चाहिए, बैंक है, क्रेडिटर्स है, स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉइज हैं, जितने लोग भी हैं जो आपसे डील करते हैं, वो अगर आपकी बैलेंस शीट्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार की साइट पे देखते हैं तो इट बिकम्स अ रिलेशनशिप ऑफ फेथ, एक विश्वास की बात होती है। तो उस विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ऑल ऑफ यू शुड फाइल योर रेगुलर डॉक्यूमेंट्स इन टाइम एंड अवेल दी स्कीम्स। इस स्कीम को आप अवेल करोगे तो बिल्कुल मिनिमम जुर्माना, मिनिमम बेसिक फीस है, आपके सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे आ जाएंगे, आपका रिकॉर्ड क्लीन हो जाएगा, और जितने स्टेक होल्डर जो आपसे डील करते हैं उनका आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाए। तो इसके लिए ये हम रिसेंटली लेके आए हैं 2020 में, और अगर इस पेंडेमिक की वजह से जरूरत पड़ी तो इसकी डेट को कुछ तो हमने बढ़ा दिया और कुछ आगे भी जरूरत पड़ी तो हम इस डेट को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरी हमारे पास डिमांड आई थी लोगों की कि इस पेंडेमिक के टाइम में हम मीटिंग्स कैसे करें, क्योंकि मिलना जुलना तो मना है, आमने आना खाना तो मना है। तो बोर्ड की मीटिंग्स जो पहले जरूरी होती थी वो उसको डेट को हमने अब 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। फिजिकल मीटिंग जो बोर्ड की होती थी वो भी डिमांड थी, हमने कहा नहीं, जरूरी नहीं है, आप वीसी से मीटिंग कर सकते हैं, जो पहले की अलाउड नहीं था। हमने वो वाली मीटिंग जो पहले वीसी के थ्रू अलाउड नहीं थी, हमने उनको भी अलाउ कर दिया। एनुअल जनरल मीटिंग होनी साल में एक जरूरी होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स भी जरूरी होती हैं। वो
ऐच्छिक होती हैं, इट इज वॉलंटरली, जब आपको जरूरत पड़ती तब आप करते हो, लेकिन एजीएम, वन एजीएम इज मैंडेटरी, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है. वी हैव अलाउड दोज मीटिंग्स आल्सो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई वोटिंग, एंड वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड दिस simplified voting facility process to hold these meetings. Extension of timeline for holding AGM, जिसका पहले अंतिम जो लास्ट डेट was 30th September, for now we have increased, जिनका फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 19 तक था वो बढ़ा दिया हमने. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो मीटिंग पहले ये, और जो कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनके लिए रखना मैंडेटरी होता है, और अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अटेंड कर रहा है तो उस पे भी हमने 19-20 साल के लिए हमने वो रिलैक्सेशन दे दिया है. ये सारी वो रिलैक्सेशन थी जो पेंडेमिक के इस कोविड-19 की वजह से लोगों ने हमसे मांगी थी, और हर रोज नई नई सजेशंस आ रही हैं, रोज रोज कई लोगों की डिमांड्स हैं. तो हमारी मिनिस्ट्री, वी आर ओपन टू एनी टाइप ऑफ सजेशंस. इस वेबिनार में या एवरी डे वी आर अटेंडिंग वन, और एवरी वीक 2-3 webinars are holding here and there. So whatever suggestions we are receiving, we are open to suggestions, and we try to react very fastly to meet their expectations. Our ministry is working continuously to deal with whatever we receive, we read it. ये एक विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जितनी सजेशंस आती हैं, कई बार लोगों को लगता है कि हम सरकारों में चिट्ठियां लिखते रहते हैं, वहां कौन पढ़ता है, किसके पास समय है, इतनी चिट्ठियां आती हैं. ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऐसी मिनिस्ट्री है. ये हो सकता है कि इंडिविजुअली हम कई सजेशंस को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं. हमारे पास ऐसे सजेशन जो किसी एसोसिएशन की तरफ से आती हैं, हमारे पास बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, बीएचडी, उनकी तरफ से, उनके थ्रू आती हैं तो जरा जल्दी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टम से प्रोसेस होके आएंगे. आपके बहुत से मेंबर्स आपको बहुत से सजेशन देंगे, लेकिन अगर एक बार आपकी एसोसिएशन ने उसको फिल्टर कर लिया है तो डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है. एक ही सजेशन 100 बार आ जाएगी, उससे अच्छा ये है कि एसोसिएशन के थ्रू फिल्टर होके एक रूप में आए तो उसको एड्रेस करना आसान हो जाता है. तो एसोसिएशन के थ्रू अगर आए तो वी एनकरेज. इंडिविजुअली आती है तो इंडिविजुअल्स को रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वट एवर वी रिसीव वी रीड, हम उसको जरूर पढ़ते हैं और उसके ऊपर विचार होता है. नेक्स्ट स्लाइड. CSR के ऊपर हमारे बहुत सी सजेशंस आती थी. सौरभ जी ने एक सजेशन हमको भेजी थी, ये एक्स ग्रेशिया वाली, तो ये हमने मान ली है. और जो एक्स ग्रेशिया, जो नॉर्मल सैलरी या एडवांस अगर आप अपने एम्प्लॉइज को देते हो तो वो तो ऑफ कोर्स CSR में नहीं आता, लेकिन अगर आप एक्स ग्रेशिया दे रहे हो इस समय में, जो आपने उनसे वापस नहीं लेना है, वन टाइम दे रहे हो, हमने कहा कि ये CSR में इंक्लूड हो जाएगा. PM केयर्स में जो आप पैसा दे रहे हो वो भी हमने CSR में इंक्लूड कर लिया है. यहां मैं ये कहूंगा कि हमारे पास MCA 21 की वेबसाइट पे FAQ है CSR का, कि कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन से वट एवर items which are there in Schedule 7, and how. So what we have tried to reply and compile an FAQ which is available on the website of the ministry. आप उसको पढ़ेंगे तो आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे कि क्या CSR में आता है और क्या CSR में नहीं आता. नेक्स्ट स्लाइड. ये एक बहुत अच्छा काम जो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन इससे पेंडेमिक की वजह से को गति मिल गई है. जब हम कंपनीज एक्ट की या LLP एक्ट की बात करते हैं, मोस्टली कंपनीज एक्ट की, तो उसमें सारे 1-2 को छोड़ के सारे जो ऑफेंसेस होते थे, जो गलतियां होती हैं, जो नॉन वायलेशंस होती हैं, वो क्रिमिनल होती हैं. क्रिमिनल का मतलब ये होता है कि यू हैव टू स्टैंड इन ए क्रिमिनल कोर्ट. इवन नॉन फाइलिंग अ बैलेंस शीट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, and you have to pass through the process of a criminal court, get a bail. Once ROC files a prosecution, you have to get bail, and you have to stand in the queue before a criminal court like any other criminal.
जेब कतरे वगैरह जितने होते उनके उनके साथ ऐसा लगता था। तो जब 2013 का एक्ट आया तो हमें लगा कि नहीं, जहां पर कारपोरेट फ्रॉड नहीं है, अगर पब्लिक के साथ चीटिंग नहीं है, तो काम करते करते कोई गलती अगर हो गई है विदाउट एन इंटेंशन टू फ्रॉड, तो उसको हम क्रिमिनल से निकाल के सिविल पेनल्टी बना दें। तो ऐसी हमने 16 ऑफेंसेस 2013 के एक्ट में हमने ऐसे किए थे, जिसमें हमने उसको सिविल पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया। सिविल पेनल्टी मींस यू डोंट हैव टू गो स्टैंड इन ए क्रिमिनल कोर्ट, you don't have to get offense crystallized by a criminal court. You will be charged a civil penalty by an executive. आरओसी आपको फाइन लगा देगा और आप अपने कसूर को, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, अब आप डॉक्यूमेंट फाइल कर दो, उसे पेनल्टी लगेगा, चले जाए, बात खत्म हो गई। उसमें आपके ऊपर कोई स्टिग्मा नहीं लगेगा। लेकिन उसको बड़े स्तर पे हमने पहले 2 नवंबर 2018 में, और अब इसको गति मिल गई है इस प्रोसेस को, तो अब हमने 58 ऐसे कसूर हैं जिसको हमने, यूं समझ लीजिए कि 30-32 बड़े बड़े जो कारपोरेट फ्रॉड वाले केस हैं उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे हमने सिविल पेनल्टीज में कन्वर्ट करने के रास्ते पे जा रहे हैं। उसके लिए कानून में जो चेंजेस करनी पड़ेंगी वो हम कर रहे हैं। और बहुत से 7 ऑफेंस हमने कंपाउंड करे और 5 तो बिल्कुल ही हमने ड्रॉप कर दिए, वो ऑफेंस ही नहीं रहेंगे। अब हम उसके लिए कोई पेनल्टी ही नहीं रहेगी। अगर कोई गलती हो गई है तो हो गई है, उसके लिए दूसरे तरीके से हमने अल्टरनेटिव सोर्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे हैं कि किसी ने, जैसे एक कंपनी, किसी ने मिलता जुलता किसी का नाम कंपनी का रख लिया, like say you have incorporated a company in the name of Sun Pharma and Sun Pharma has challenged it, राइट, कि भाई ये मेरे नाम से मिलता जुलता नाम है और मेरा नाम से इसका ट्रेडमार्क खराब होता है, इस कंपनी को कहो कि आप अपना नाम बदल लें। तो दैट पावर इज विद रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर विल होल्ड द हियरिंग, हियर बोथ द पार्टीज एंड इशू एप्रोप्रिएट डायरेक्शन। Once he issues an appropriate direction to a company to change its name, if that company fails to change its name, then the only recourse as of now available is to file a prosecution before the court. फिर भी वो नहीं करता, तो लेकिन नाम तो फिर भी रहा ना, जब तक वो कोर्ट प्रोसेस से पूरा नहीं होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि हम, आप अगर 6 महीने में 90 दिन आपको दिए, नाम नहीं बदलोगे, हम आपका नाम अपने सिस्टम में बदल देंगे। हम आपको एक मीनिंगलेस नेम दे देंगे, अल्फा न्यूमेरिक, लाइक 011012x एक नाम दे दिया, तो अब आप मजबूर हो जाओगे अपना नाम बदलने के। तो आपको वो क्रिमिनल प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। जिसकी शिकायत थी वो भी सुनी गई, जिसने ऑर्डर की कंप्लायंस करनी थी उसने ऑर्डर की कंप्लायंस भी कर दी। तो इस तरह से कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकाल के, हमारा पर्पस ये है कि लोगों का काम आसान करने के लिए हम लिटिगेशन को कैसे कम करें। कोर्ट कचहरी में केसेस डालने के बजाय कुछ दूसरा तरीका निकालें, जिससे किसी से काम करते करते अगर गलती हो भी गई है तो उसका वो जुर्माना देके साइड पे हो जाए, या फिर उसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, लेकिन लिटिगेशन को बढ़ावा ना दिया जाए। और बिजनेसमैन को ये ना लगे, like I said, कि there should be a relationship of faith between the government and the system. Entrepreneur should not feel that I am being tagged as a thief, I am being tagged as a criminal. सरकार मेरे को एक अपराधी समझ रही है, ऐसी भावना ना हो। इस भावना को किस हद तक हम खत्म कर सकते हैं वो खत्म किया जाए। और काम बिजनेस करने के अगर कोई कुछ हो गया है तो उसको सिस्टम करने के आसान तरीके कैसे निकाले जाए, तो इसको हम बड़े तरीके से कहते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट में से क्रिमिनल एंगल को अलग कर दिया जाए और उसको सिविल कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम जो दे रहे हैं, मॉरिटोरियम पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर,
ये हमने दे दिया है फॉर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न इस समय 30 सितंबर तक, चाहे बीच में कोई भी ड्यू डेट हो। कंपनीज एक्ट में नॉर्मली आफ्टर एन इवेंट 30 days are given to file a document or a return, like within 30 days from the date of AGM, within 30 days from the appointment of a director, and after crossing that period of 30 days you are charged additional fee which can go up to 12 times, 20 times as per the rule. So we said because we are passing through a difficult period, let us relax it. So up to 30th September हम आपको कोई भी additional fee नहीं लगाएंगे। इसी तरह हमने एक केवाईसी करनी होती है डायरेक्टर्स को और कंपनी को केवाईसी करनी होती है, उसके ऊपर भी हमने जो फाइलिंग फी है 5,000 और 10,000 की उसको वेव ऑफ कर दिया है। अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो फॉर्म भर सकते हो। और इंडियन कंपनीज में ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिनको कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी होता है, हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। और रेजिडेंट इन इंडिया रहने के लिए 182 दिन इंडिया में रहना जरूरी होता है। लेकिन अब दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, तो बहुत से लोग जो फॉरेन नेशनल्स थे वो अपने घर जाना चाहते थे, तो हमने वो अपने घर चले गए या चले जाएं, उनको कोई तकलीफ ना हो, तो हमने वो जो क्राइटेरिया था 182 दिन का वो हमने रिलैक्स कर दिया है ताकि इस पेंडेमिक पीरियड को ये लोग मीट कर पाए एंड दे शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। सौरभ जी अगली स्लाइड। हाँ yes, तो ये एक चार्ट हमने बनाया है जो अभी मैंने आपको बताया क्या क्या डेट्स हमने करी हैं, तो ये उसकी समरी है। तो जैसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू होल्ड बोर्ड मीटिंग विद इन द इंटरवल प्रोवाइडेड अंडर 133, ड्यू डेट वाज 120 days, वी हैव नाउ इंक्रीज्ड टू 180 days, दैट मींस एडिशनल 60 days have been given. The company's audit report order 20 applicable. So this is very important for at least for those people who understand audit. जो लोग ऑडिट को समझते हैं, तो हमने एक बड़ा विस्तृत कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर इशू किया था 2020। इट वाज ए डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, लेकिन क्योंकि बीच में ये कोविड का पीरियड आ गया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उसके ऊपर एक गाइडेंस नोट भी बनाना था, सारे मेंबर्स को उसके लिए तैयार करना था, तो हमने उसको 1 साल के लिए डिले कर दिया है। अब वो 2021 से लागू होगा। 73(2)(c) में रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिपॉजिट पेमेंट का 20% का डिपॉजिट रखना जरूरी था, वो हमने 20 अप्रैल बिफोर 30 अप्रैल 20 तक करना था। वी हैव एक्सटेंडेड इट टू 30 जून 20। Again, requirement under Rule 18 of Company Share Capital Debenture, 15% amount of debenture maturing and specified methods of investment. That due date was also before 30th of April 2020. We have increased it to 30th June 20. Newly incorporated companies were required to file declaration for commencement of business under Section 10A. The due period was 180 days of incorporation. We have now given additional period of 180 days beyond the initial period of 180 days. Next slide, please. Okay. So now it is an IBC. IBC में पहले 10 हमारी जो सेक्शन 4 में इंसॉल्वेंसी करने के लिए लिमिट को हमने 1 करोड़ बढ़ा दिया है। इसका पर्पज ये हुआ, अब अगर हम पेंडेमिक पीरियड की बात करें तो when we say insolvency is liquidity driven, if the company is not able to meet its liabilities, they are not having liquidity, so insolvency proceedings can be initiated against a company. So we understand, and there was a demand raised by the sector that this limit is too low, and in this period of pandemic there are cash flow issues already, तो इसको बढ़ा दिया जाए। तो अब हमने उसको 1 करोड़ कर दिया है।
इससे खास तौर से जो छोटे MSME सेक्टर है उसको रिलीफ मिलेगी। उनको कोई छोटी मोटे डिफॉल्ट होने पर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कोई क्रेडिटर इनिशिएट नहीं कर सकेगा। एंड देयर इज आल्सो अ प्रपोजल, इट हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, सम फॉर्मुलेशंस आर गोइंग ऑन कि जो सेक्शन 7, 9, 10 में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, नॉट ओनली अगेंस्ट स्मॉल सेक्टर एंड मीडियम सेक्टर, उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि 6 महीने तक, बिकॉज अभी जो लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, बिजनेस बंद है, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं हो पाएगी, तो इंसॉल्वेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगर कोई शुरू कर देगा तो रेजोल्यूशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बिजनेस को एक बहुत बड़ा धक्का लगने की संभावना है। तो इसलिए लोगों की डिमांड पे हमने इसको सस्पेंड करने का सोचा है, प्रपोजल है। अब उसके ऊपर फाइनल ऑर्डिनेंस या फाइनल, क्योंकि ये लॉ एक्ट की बात है, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर विचार हो रहा है, तो वो जल्दी आने की संभावना है। तो ये है IBC के ऊपर। नेक्स्ट प्लीज। अब SME सेक्टर को जो दूसरी रिलैक्सेशन दी गई है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि टू स्पेसिफिकली फोकस टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट, particularly for micro, small and medium sector, because they are badly hit by COVID-19 pandemic। छोटे लोगों का बिजनेस रुक गया है, बंद हो गया है, उनके पास सोर्सेज भी कम होते हैं। और MSME सेक्टर है जो लार्जर तौर पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इसके लिए उनको सपोर्ट देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए खास तौर से कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं रिसेंटली। नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि उनका क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया। पहले आप कैसे किसको कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया प्लांट एंड मशीनरी का है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख, उसको बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ तक कर दिया गया। इसी तरह स्मॉल के लिए बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया और मीडियम के लिए बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि ज्यादातर यूनिट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जैसे वो इस कैटेगरी में आएंगे तो जितनी अनाउंसमेंट इस सेक्टर के लिए की गई हैं उसको वो अवेल कर पाएंगे। अगर उनका थ्रेशहोल्ड ही नीचे रहेगा तो नंबर कम रहेगा। थ्रेशहोल्ड बढ़ाने से मतलब हुआ कि वो उनका नंबर बढ़ गया, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इसका बेनिफिट ले पाए, इसके लिए ये थ्रेशहोल्ड जो है वो बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जो अनाउंसमेंट है वो फोकस है NBFCs के लिए, MSMEs के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर, कोल माइन, डिफेंस प्रोडक्शन, एयर स्पेस मैनेजमेंट और रिलेटेड एरियाज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए तक के कोलेक्ट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेसेस इनको मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपए का सबॉर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSME को नीड के लिए इक्विटी बेस दिया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा थ्रू फंड ऑफ फंड्स। ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउ कर दिए गए हैं अप टू 200 करोड़ रुपए के लिए। इसका मतलब ये वाले सेक्टर में जो प्रेफरेंस दी गई है डोमेस्टिक सेक्टर को दी गई है, जो बाहर के इंडस्ट्री आके आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकेगी। 200 करोड़ तक के जितने टेंडर होंगे उसमें सिर्फ इंडियन एंटरप्राइजेज ही कम्पीट कर पाएंगे। और इस तरह से और भी रियायतें जो है वो इस सेक्टर को दी गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारा इशू यही था कि हम कैसे इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए। तो आइडिया यही है कि कैश फ्लो को बढ़ाया जाए इनके पास। तो कैश फ्लो कई तरीके से बढ़ेगा, जैसे कहा कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा या इक्विटी इन्फ्यूजन हो जाएगी, और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करने का इनको मौका मिले।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर दी जाए, तो 1 साल तक का मॉरिटोरियम हो गया, लोन आपके सारे के सारे आर गारंटीड, 100% गारंटीड बाय बैंक है, एक साल तक आपको कोई प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं करनी है, आपके ऑपरेशंस की कॉस्ट को कैसे कम कर दिया जाए और कॉस्ट का वेरिएबलाइजेशन कर दी जाए ताकि आपका प्रोडक्शन वेरिएबल पोर्शन ज्यादा हो, ताकि आपके स्केल के साथ कॉस्ट बढ़े। जो निगलेक्टेड एरियाज हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। अनकवर द अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड इम्यून सिस्टम टू मेक कॉम्पिटिटिव कोविड-19, इंप्रूव इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस, set rationalization, hive of diverse required to improve business synergy, investment in key customers, key people, R&D focus, market territories and logistics and supply chain. All said and done, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में ये कहूँ तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लोकल को वोकल करें। हमारा जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है वो किसी से कम नहीं, कांस्टेंट क्वालिटी वो दे सकता है, मेहनत करने में वो पीछे नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो दोनों तरफ से उनको सपोर्ट किया जाए। एक सपोर्ट जो सरकार दे सकती है वो तो सरकार देगी, दूसरी सपोर्ट वो मिलेगी जब हमारी पब्लिक का माइंडसेट चेंज होगा। वो पब्लिक का माइंडसेट चेंज होता है कांस्टेंट डायलॉग के साथ। हमारी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, one as working in whatever area we are working on this side of the government or the other side of the government, दूसरी as a common citizen हम अपने एंटरप्रेन्योर को किस तरह से सपोर्ट दे सकें, इंडियन प्रोडक्ट को किस तरह से बढ़ावा दे सकें ताकि इंडियन एंटरप्रेन्योर को वो मोटिवेशन और वो हौसला मिले कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। सरकार तो उनको सिर्फ जैसे आसान पैसा दिला सकती है, सरकार उनको लॉज चेंज करने में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सपोर्ट कर सकती है, बट ओवरऑल आई पर्सनली अंडरस्टैंड दैट इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर हम टेक अवेज की बात करें तो जैसे मैंने अभी आसान शब्दों में कह दिया, असेस एंड अवेल इकोनॉमिक रिलैक्सेशन एंड स्टिमुली टू रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड विथस्टैंड डिस्ट्रप्शन फेज ऑफ कोविड-19, कीप बिजनेस मॉरल हाई as to prepare effectively for next opportune era meant for fittest of survival। मतलब जहां तक मुझे समझ आता है वो ये है कि हम इस पीरियड से जो एक मुश्किल का दौर आया है इससे घबराएं मत, डरे नहीं, और इस थ्रेट को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए हम सब लोग मिलके, ये बड़ा जरूरी है। कीप अवे डिनायल के मोड में नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं ना, देयर शुड बी नो स्पेस फॉर नो। एरोगेंस को दूर रखें, कॉम्प्लिसेंसी को दूर रखें और ऑब्सेशन से बच के रहें। तो हमें लगता है कि हम सब लोग मिलके वी कैन मेक इंडिया ए बेटर प्लेस टू डू बिजनेस। हम इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बना के हम किसी भी बड़े कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं। Next. Thank you. This is all what I wanted to say through this presentation. Now I'll be ready. I'll take thank you. जितना थोड़े शब्दों में जितना मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाया, try to do it. Yeah. जी सौरभ, back to you. Thank you, sir. Thank you very much for giving us insight into all the reforms. आपने 45 मिनट्स में सर जो भी कंपनीज एक्ट और जो भी एमएसएमई रिलेटेड रिफॉर्म्स आए उसका ओवरव्यू दे दिया सर, बहुत बढ़िया। कुछ प्रश्न सर आपसे पूछना चाहेंगे। फर्स्ट सर, 31 दिसंबर 2019 जिस कंपनीज के लिए ईयर था वो मिनिस्ट्री ने एजीएम के लिए एक्सटेंड करके राहत दे दी है कि 30 सितंबर हो जाएगी। जी जी। जो कंपनीज का 31 मार्च 2020 ईयर है
जी मिनिस्ट्री ने काफी रिलैक्सेशन दिया है कि एजीएम कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से। इस डायरेक्शन में सर उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर 1 देखिए, जब हमने, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका, हमारे पास इस तरह के सजेशंस आई भी हैं। जब हमने ये 31 दिसंबर तक की रिलैक्सेशन दी थी, तब हमें ये नहीं पता था कि ये कोविड प्रॉब्लम कितनी लंबी चलेगी। आज मई लगभग खत्म हो गया है आज, तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी चल रहा है और पटरी पे आने में अभी समय लगेगा। तो वी आर ओपन टू दिस सजेशन आल्सो। लेट अस सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू। आई कांट मेक एनी कमिटमेंट, but yes, let us see if it gets prolonged. Probably we'll have to do it. ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सर। सीएसआर के बारे में सर आपसे एक राय लेना चाहेंगे सर, कि मिनिस्ट्री ने जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसको सीएसआर के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। अभी सर एक पॉइंट जो उभर कर आता है कि जो स्टेट्स में कंपनीज रजिस्टर हुई है, जैसे अपने महाराष्ट्र स्टेट में सर करीबन 3,55,000 कंपनीज है। ये कंपनीज सीएसआर ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए अपने स्टेट रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को फॉर कोविड देने की अपेक्षा रखती है। तो ये इस बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तक इस इशू पे काफी, आज नहीं पहले भी विचार हुए हैं। अभी तक, क्योंकि कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है और अभी तक सेंट्रल फंड्स ही शेड्यूल 7 में कंसिडर होते हैं। लास्टली प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले भी था और स्किल इंडिया था, और अब हमने पीएम केयर्स को उसमें डाला है। अभी तक हमने स्टेट फंड्स को शेड्यूल 7 में इंक्लूड नहीं किया है। उसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फंड आते हैं सीएसआर में, और नॉर्मली पहला रूल तो ये है कि शेड्यूल 7 में कंपनीज के ऊपर ही छोड़ा गया है। जो सीएसआर कमेटी है वही डिसाइड करती है कि हमको ये खर्चा कहाँ करना है। तो पहले स्तर पे तो कंपनीज खुद ही खर्चा करें, हम यही एनकरेज करते हैं कि वो एक अलग बात है। लेकिन जब वो खुद खर्चा नहीं कर पाते तो वो सेंट्रल फंड्स में जमा करा सकते हैं और करवाते हैं। तो अभी तक किसी भी स्टेट फंड को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन इस पे हो चुका है, और फिर उसके बाद सेंट्रल फंड से स्टेट्स को पैसे तो मिलते ही हैं जब जब जरूरत होती है। तो वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ऑलराइट सर। एक हमारा एफएक्यू है इसके ऊपर ऑलरेडी, जो इसको आंसर डिटेल में देता है, जैसे मैंने आपको बताया उसमें लिखा हुआ है। तो जी ठीक है सर। सर जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा करते हैं, सो डेफिनेटली सर आज हम 63 पे है, और आपने जिस तरह से मिनिस्ट्री का विजन और मिशन बताया है, वी आर नॉट डाउटिंग एट ऑल के कुछ समय में इंडिया विल बी 1 सिंगल डिजिट नंबर में हम आ जाएंगे। ये सर एक चिंता का विषय, जो बाहर की कंपनीज जो इंडिया में आना चाहती है और कुछ अपने जो अंदर की भी देश की भी कंपनीज है, उनका चिंता का विषय यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, पर्टिकुलरली जब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग होता है, उसमें पैरामीटर्स और क्राइटेरिया जो होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स, लेबर लॉज, ये एरियाज में थोड़ा हमारा रैंकिंग, अगर हम एवरेज के तौर पे देखें तो यस वी आर रैंकिंग 63, एंड डेफिनेटली एमसीए ने काफ़ी इसमें एफर्ट्स कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। लेकिन ये जो 3-4 एरियाज है जिसमें हम थोड़े रैंकिंग के तौर पे पीछे है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट करने का एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम है, और उस रोबस्ट सिस्टम से ही हमको अगर 4 साल में इतनी इंक्रीज मिली है, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा करती है कि हम सही रास्ते पे हैं। और हम अगर 4 से 5 साल में इतना कर सकते हैं, तो आने वाले समय में सर्टनली हम डबल डिजिट में या उससे भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, फेडरल सिस्टम है, ग्राउंड रियलिटी स्टेट टू स्टेट डिफर होती हैं। कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ स्टेट्स अभी थोड़े पीछे हैं। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, और इसके ऊपर पिछले 4-5 साल में बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई है, और बहुत सी स्टेट्स जो पहले बहुत से काम उन्होंने डिजिटाइज नहीं किए थे, अब वो कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा फेडरल सिस्टम होने की वजह से, थोड़ा सा स्टेट टू स्टेट की अपनी अपनी मुश्किलें होने की वजह से, और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी बेसिकली इज ए मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत भी है कि लिटिगेशन को कैसे कम किया जाए। तो ये दोनों स्तर पे काम होना जरूरी है। एक जो लिटिगेटिंग पार्टीज हैं वो किस तरह से उसको रेजोल्यूशंस अपने डिस्प्यूट्स का करती हैं, एक वो भी बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की जो जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जो स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट्स में जैसे काम होता है, तो उस पे भी ये दोनों को मिला के ही इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट, आने वाले समय में हम डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। केएमपी के बारे में, की मैनेजरियल पर्सनल के लिए जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि कुछ वैकेंसी क्रिएट होती है तो 6 महीने का टाइम मिलता है, पर ये अभी फिलहाल का जो माहौल है, पॉसिबल है कि कैजुअल वैकेंसी होने के बावजूद भी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट कंपनीज फाइनलाइज ना कर सके, तो ये डायरेक्शन में भी सर एक कुछ रिलैक्सेशन। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये वाली सुजेशन या इस तरह से और भी मिलती जुलती जितनी सुजेशंस हैं आपकी, राइट, इसका अगर आप एक फॉर्मल तरीके से राइट अप मेरे को भिजवा दोगे तो हम मंत्रालय से इसको टेकअप करेंगे और उसमें ये इंक्लूड हो सकता है। ऐसी वी आर ओपन टू एनी टाइप ऑफ सजेशंस। अगर डिफिकल्टीज आ रही हैं केएमपी ढूंढने में तो हम इसमें कुछ देख सकते हैं। आप इसको ऐसी सजेशंस को कंपाइल करके मेरे को भिजवा देंगे। जरूर सर। कुछ क्वेश्चंस अभी चैट बॉक्स पे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आ रहे हैं। जी जी। इसमें सर एक का जो क्वेश्चन है, इट्स नॉट डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर, आप जिस तरह से इसका रिप्लाई देना चाहे, या तो आप रिकमेंडेशन के तौर पे रिफर करना चाहे। MSME definition consists of investment and turnover, may not be fruitful to some extent, hence investment or turnover may be considered. Okay. तो ये हमारे मंत्रालय का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी मैं यहाँ भी यही कहूंगा कि गवर्नमेंट एज ए होल इज ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। तो आपके एसोसिएशन या फॉर्मल तरीके से अगर आप दोगे इसके ऊपर जरूर विचार होगा। फाइन, सो दैट विल सारे क्वेश्चंस जो भी, लेकिन ये डेफिनेशन कोई नई नहीं है, ये टेस्टेड डेफिनेशन है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। टेस्टेड डेफिनेशन है, इतने सालों से चल रही है। तो इसका आज के समय में पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन की जरूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, लॉन्गर रन के लिए अगर इस पे कुछ सजेशन होगी तो जरूर दे सकते हो। ठीक है सर, फाइन, वेल टेकन। दूसरा सर एक प्रश्न है, एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट द डेफिनेशन ऑफ MSME हैज चेंज्ड। If a company that was qualified as a small or micro industry is no more qualified as such, then how will the cases that are already filed be dealt with, sir? नहीं, ये अलग है, ये टोटल डीलिंक्ड है। हाँ, जो आपको बेनिफिट एज MSME मिलना है इस डेफिनेशन के मुताबिक वो मिलेगा आपको, चाहे आप कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी हो या नहीं हो, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट में जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस के लिए है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। Correct, right, they are on a different note, sir, right, that's right. एक सर और एक पॉइंट, ये पीरियड जो चैलेंजिंग टाइम है अभी, कोविड का पेंडेमिक पीरियड जो चल रहा है, कि अगर कोई कंपनी डिले करती है सर 2-3 दिन के लिए ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड, डज इट येट नीड टू अप्लाई फॉर इम्यूनिटी पोस्ट सितंबर? ये डिले कहाँ से, जो फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फ्रेश स्टार्ट में जो फाइलिंग करनी है आपको, जो करेंसी ऑफ स्कीम है उसके अंदर ही करनी है। अगर आप करेंसी ऑफ स्कीम, जब तक स्कीम चल रही है तब तक आप फाइल करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर इम्यूनिटी। लेकिन अगर आप स्कीम से डिले हो जाते हो, स्कीम से बाहर हो जाते हो, तो फिर तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इम्यूनिटी।
बात 1-2 दिन की नहीं है, डिले इज ए डिले। वो हम उसको इतना फ्लूइड तो नहीं रख सकते ना। सपोज Right. लास्ट डेट इज 30th September फॉर अवेलिंग द स्कीम। If you have availed the scheme within the currency of the scheme, you are eligible for immunity. If you have jumped that date, you are not eligible for immunity. As plain as that. ओके ओके। एक सर जो हमारे फाइनेंस ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ रुपए का, यहाँ पर सर एक कनेक्टिविटी के लिए जिससे एमएसएमई कंपनी को पता चले कि हमारे लिए क्या अवेलेबल है, तो एक सर सुझाव एक है कि अगर मिनिस्ट्री और द अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट एक गाइडलाइंस लेके आती है, एक एसओपी लेके आती है, आज की तारीख में सर पता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज अवेलेबल, बट पर्टिकुलर एमएसएमई को ये नहीं पता है कि मुझे कौन से कॉरिडोर में जाना है, कौन से एलिजिबिलिटी है और क्या उसका प्रोसेस है बेनिफिट लेने के लिए। तो या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, या तो अप्रोप्रिएट एमएसएमई मिनिस्ट्री के थ्रू एक गाइडलाइंस के तौर पे एक डॉक्यूमेंट बन के आता है व्हिच इज मोर यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू फॉलो, तो इससे एमएसएमई इसका काफी लाभ उठा पाएगी सर। अच्छी सजेशन है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है ये सारी इंफॉर्मेशन वाइडली अवेलेबल है, एमएसएमई की वेबसाइट पे भी है, और आजकल तो व्हाट्सएप पे इधर उधर सब जगह घूम रही है। और अभी वित्त मंत्री जी ने अनाउंस भी किया है कि सारे बैंकिंग सेक्टर बिना किसी भय के इनको सबको लोन जो आते हैं वो दे दिए जाए, राइट। तो एक प्रोत्साहन मोटिवेशन का दौर है डेफिनेटली, और सरकार की तरफ से बिल्कुल इसके ऊपर पॉजिटिव अप्रोच है। किसी तरह से किसी भी सेक्टर एंटरप्रेन्योर को, किसी भी यूनिट को अपने बैंक को या दूसरी जो अप्रोच करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट यस द सजेशन इज वेल टेकन दैट इट कैन बी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। हो सकती है, पॉसिबल है। आप ये सजेशन जो आप कंपाइल करेंगे उसमें कर दीजिए, तो उसमें इंक्लूड करेंगे। हाँ सर, क्योंकि कुछ मेंबर्स का अभी ये प्रश्न है चैट बॉक्स पे कि जब वो बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स आर नॉट अवेयर, तो थोड़ा एक क्लैरिटी हो जाएगा तो हाँ, ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव बन लेकिन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बैंक्स, हाँ कहीं बड़े लोकल रिमोट प्लेसेस पे हो सकता है, कोई छोटे टाउन में या ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, लेकिन लार्जली ये डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन बड़े तरीके पे है, और सारे बैंक्स ने, आईबीए वगैरह ने ये सारे मेरी समझ के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस आर फुली एंड लेजिबली एंड इन वेरी क्लियर टर्म्स नीचे तक जा चुकी हैं। ओके ओके फाइन। एंड सर एक प्रश्न मेरा, हमारे ये जो कुछ फॉरेन कंपनीज के कंट्रीज से जो कॉन्सुलेट्स है, तो ये जानना चाहते हैं सर कि ये कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम जो बेनिफिट हम दे रहे हैं, तो इसमें अगर कोई फॉरेन कंपनी की इंडिया में ब्रांच ऑफिस है या तो लाइसेंस ऑफिस है और उनका कुछ फाइलिंग बाकी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, तो कैन दे आल्सो अवेल दिस बेनिफिट? देखिए, ये एक अच्छी सजेशन है। जितनी एक चीज में कहूँ कि वहाँ कॉन्सुलेट आपको ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं 7 साल रजिस्ट्रार रहा हूँ दिल्ली का, तो मेरे को इसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फॉरेन कंपनीज को डील करने का। फॉरेन कंपनीज जितनी भी इंडिया में ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस खोलती हैं, उनके लिए नोडल ऑफिस पूरे इंडिया में एक ही है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली। एक ही रजिस्ट्रार में फाइलिंग होती है, चाहे आपकी ये ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस पूरे इंडिया में कहीं भी हो। करेक्ट। और उनके लिए हमने 2009 में आई गॉट एन अमेंडमेंट इन आरबीआई नोटिफिकेशन that whenever there is an outward final remittance, when a foreign company closes an office, they have to seek a no objection from ROC Delhi. That means they have to file closure documents. हमारा एक्सपीरियंस ये था कि बहुत सी फॉरेन कंपनीज आती हैं, इंडिया में काम करती चली जाती हैं और कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस नहीं करती हैं। इसके लिए तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से उस वक्त स्ट्रीमलाइन किया था और बहुत लार्ज स्केल पे फाइलिंग हुई थी। अभी जो फ्रेश स्टार्ट स्कीम है, ये इंडियन कंपनी, इसमें ब्रांच ऑफिस मेरे ख्याल से इंक्लूडेड नहीं है। तो ये एक अच्छी सजेशन है और इसको
अगर आप दे दें तो आई विल ट्राई टू एस्केलेट इट टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। श्योर। और उसको होना चाहिए अगर है, राइट, बिल्कुल होना बिकॉज दे विल बी आल्सो गेटिंग द बेनिफिट, उनको भी इसका फायदा मिल सकता है सर। जरूर जरूर राइट जरूर। राइट राइट। सो सर विद दिस मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, लेकिन दे आर ऑल सब पर्टेनिंग टू एमएसएमई के बारे में जो है। तो मैं मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चंस को जो भी है वो काउंसिल को फॉरवर्ड करे और इसका एक कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन करके सर वी विल बी हैप्पी टू सबमिट टू यू, और आप अपने लेवल पे इसके अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सर्टेनली 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 काफी फायदा होगा हमारे मेंबर्स को और एमएसएमई सेक्टर को सर। जी सर मैं ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं उनको बताना चाहूंगा, मैं जेमेन जुल्ली की बिहाफ से पांडे बात कर रहा हूँ, कि हमने 27 को एमएसएमई के आई एम एमएसएमई ऑफ इंडिया के चेयरमैन को इनवाइट किया हुआ है। तो आपके जो एमएसएमई रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उस फोरम में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें तो ज्यादा वर्थ होगा। थैंक यू सो मच। सौरभ जी आप आगे बढ़ाएं। जरूर पांडे जी। सो विद दिस मैं बताना चाहूंगा कि श्री जुनेजा जी हैज मेड सम वेरी वंडरफुल रिमार्क्स एंड स्टेटमेंट्स। इन्होंने बहुत सुंदर बात की कि रिलेशनशिप ऑफ फेथ हैज टू ग्रो बिटवीन द गवर्नमेंट, रेगुलेटर एंड द बिजनेसमैन एंड द एंटरप्रेन्योर। एक चीज जो बहुत सही और बहुत क्लियर अंदाज में ये उभर कर आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फ्रेंड्स इज देयर एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कैटलिस्ट, जिससे एमएसएमई को अपना बिजनेस, अपना कारोबार करने में सपोर्ट मिले। इट इज देयर टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, और वो भी ये चाहती है कि एमएसएमई इज वेरी राइटली सेड बाय जुनेजा जी, इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह का डायलॉग, इस तरह का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और काउंसिल ने ये जो इनिशिएटिव लिया हुआ है इसको मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ के भी ये कंटिन्यूअस पीरियोडिकल इंटरेक्शन करें। महाराष्ट्र स्टेट में करीबन 3.5 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एंड इफ आई एम राइट एज पर द इंफॉर्मेशन, सर कैन करेक्ट मी, we are the first and the highest, in terms of number of companies registered. Maharashtra is the first one, followed by Delhi and this. Yes. तो टोटल पैन इंडिया बेसिस पे जो 17 लाख कंपनीज है उसमें से 3.5 लाख कंपनियां महाराष्ट्र स्टेट में है, एंड उसमें से काफी कंपनीज एमएसएमई है। तो हमारा काफी रोल बनता है, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिससे रेगुलेटर इट्स एन ओपन माइंड, जैसे जुनेजा जी ने बताया कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और वो राइट लेवल पे इसको लेके इफेक्टिव करेंगे। So with this, I would like to thank our key speaker, Shri Manmohan Juneja ji. Thank you, sir, for sparing your valuable time. Thank you very much. Thank you very much. And I would also like to thank all the participants who have gathered in large numbers. आप लोगों के विचार, आप लोगों के जो भी सुझाव है उसको सही तौर पे काउंसिल की तरफ से हम एक कंपाइलेशन करके मिनिस्ट्री को भेजेंगे, और इस तरह का इंटरेक्शन हम जब भी दोबारा करें तो आपका हमें सहयोग रहे, आपका कोऑपरेशन रहे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you. Should we log it off?